वेलकम टू माय चैनल सीक्वेंस स्टडी। आज कर रहे हैं पोएम एमेंडा। ठीक है, इस पोएम में जो है ये बता रखा है कि जो पेरेंट्स होते हैं कुछ ज़्यादा ही क्या करते हैं, जब कुछ पेरेंट्स जो हैं इंटरफेयर करते हैं, मगर उनकी इंटरफेरेंस कुछ ज़्यादा होती है। ओवर पेरेंटिंग की जिसको कहते हैं कि हर बात में बच्चे को टोकना, हर टाइम डांटना, तो उसमें क्या हो जाता है, बच्चा जो है निगलेक्ट करना शुरू कर देता है अपने पेरेंट्स को। और जो है उसको मतलब ऐसा लगता है कि उसकी फ्रीडम नहीं है उसके पास, वो मतलब जो है रिस्ट्रिक्टेड हो गया है और वो जो है इग्नोर करना शुरू कर देता है मतलब पेरेंट्स को। जैसे कि वो देखेगा नहीं, उनसे बात करते हुए उनकी तरफ नहीं देखेगा, ऐसे लगेगा जैसे कि वो इग्नोर कर रहा है। तो यही पोएम है इसके अंदर। एमेंडा एक लड़की है छोटी सी, और उसकी जो मदर है वो उसको हर बात पर डांटती रहती है, मगर वो उस बहुत केयरिंग है उसकी मदर। मतलब ये सोचती है कि उसकी मदर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि शी इज़ क्वाइट केयरिंग, बहुत ज़्यादा केयरिंग है, मगर उसका जो बोलने का वो है क्वाइट स्ट्रिक्ट है। तो वो स्ट्रिक्टली उसके साथ बात करती है, तो इसलिए जो है ऐसा लगता है कि वो बार बार उसको क्या कर रही है, डांट रही है। मगर वो केयर करती है कि उसकी जो बॉडी का स्ट्रक्चर वो ठीक रहे, फिजिक ठीक रहे, उसकी हेल्थ ठीक रहे। मगर वो उसको फील होता है कि ये शायद मेरी मदर जो है मुझे बार बार कर रही है, तंग मतलब डांटती रहती है हर टाइम। ठीक है ना। तो आप देखो इसमें स्टार्टिंग से क्या करेंगे। फर्स्ट पैराग्राफ है, डोंट बाइट योर नेल्स एमेंडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स एमेंडा, स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट एमेंडा। देखो, डोंट बाइट योर नेल्स, अपने नाखून मत काटो। ठीक है ना। डोंट हंच योर शोल्डर्स, अपने मतलब शोल्डर्स कंधों को मत उचकाओ। स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सेट अप स्ट्रेट। अब देखो सबके माँ बाप कहते हैं कि भाई ऐसे झुक के मत बैठो, कमर टेढ़ी हो जाएगी। तो बोलने का वो होता है कि भाई अगर तुम किसी को बच्चे को डांट डांट के बोल रहे हो तो वो क्या लगेगा उसको, मतलब लगेगा कि हर टाइम डांट पड़ती रहती है। तो स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सेट अप स्ट्रेट, तो कहते हैं कि ऐसे कमर झुका के मत बैठो, सीधा होके बैठो एमेंडा। तो उसका जो बोलने का ये बिहेवियर है वो कैसा है, जैसे कि वो ऑथोरेटिव है। ऑथोरेटिव का मतलब अपनी कमांड्स ही करना, किसी को बार बार क्या करते रहना, जैसे ऑर्डर देना। तो इसमें द टोन ऑफ द स्पीकर इन द फर्स्ट टू लाइन्स इज ऑथोरिटेटिव। कैसे पता चलेगा, डोंट डोंट डोंट, ऐसे मत करो, ऐसे मत करो, ऐसे मत करो। ठीक है ना, इससे पता चलता है। उसके बाद है द एक्सट्रैक्ट सजेस्ट दैट इन द आइज ऑफ द स्पीकर, आइज ऑफ द स्पीकर मतलब बोलने वाला कौन है, एमेंडा की मदर है, तो वो स्पीकर बन गई। अब उनकी आंखों में जो है एमेंडा कैसी है, पहले नंबर पे हैज़ प्रॉब्लम विद पोस्चर, क्योंकि वो कह रही है सीधे होकर बैठो, ऐसे मत बैठो। दूसरे नंबर पे है एग्जिबिट्स लैक ऑफ ओबीडियंस। अब उनको पता है कि वो कहना नहीं मानती है, बार बार एक ही बात करती है और वो उसकी बात को नहीं मानती है। इसका मतलब उसने इन बातों के लिए इसको पहले भी टोका है, मगर वो लैक ऑफ ओबीडियंस है, कहना नहीं मानती। और फोर्थ नंबर पे है कंसीडर्स हर, फोर्थ नंबर पर इज़ नॉट अ कल्चर्ड गर्ल, और वो कल्चर्ड नहीं है, मतलब उसको मैनर्स नहीं है कि भाई कैसे कमरे को साफ रखना है, इस तरह से। ठीक है ना। तो ये है इज़ नॉट अ कल्चर्ड गर्ल। तो ये पॉइंट्स आएंगे ऑप्शन 1, 3 एंड 4। नेक्स्ट देखो, द स्पीकर इन दीज लाइन्स मोस्ट प्रोबेबली इज, तो वो कौन है, एमेंडाज मदर। कमेंट ऑन द पोएट्स यूज ऑफ लिटरेरी डिवाइसेस। तो आप देखो इसके अंदर जो लिटरेरी डिवाइसेस हैं, जो पोइटिक डिवाइस भी जिनको कहते हैं, वो कौन कौन से हैं। सबसे पहला है इसके अंदर एनाफोरा। एनाफोरा में क्या है कि जब एनाफोरा वो होता है जिसमें कुछ वर्ड्स या कोई वर्ड या फ्रेज स्टार्टिंग में सेंटेंस की, पोएम जैसे स्टार्ट होती है, लाइन के शुरू में अगर वो बार बार आए, पहली बार, दो बार, जैसे कि इसमें कौन सा वर्ड है, डोंट। तो डोंट का ना डू नॉट, तो ये डू नॉट पहली लाइन में भी आ रहा है और डू नॉट सेकेंड लाइन में भी आ रहा है। तो जब कोई वर्ड या वर्ड्स रिपीट हों इन द बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस, देन इट इज़ एनाफोरा। तो इसमें जो है पहला लिटरेरी डिवाइस या पोएटिक डिवाइस कुछ भी लिखा हो तो वो क्या है, पहला है एनाफोरा। रीज़न देना है, रेपिटेशन ऑफ द वर्ड डोंट इन द बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस। तो सेंटेंस के बिल्कुल बिगनिंग में डोंट का यूज़ होना। फिर है एलिटरेशन। एलिटरेशन में अल्फ़ाबेट जैसे एस एस रिपीट कर रहा है इसमें, या क्या हो, अल्फ़ाबेट जब रिपीट करते हैं तो हम कहते हैं एल या साउंड, है ना। जैसे सो कोई सॉन्ग, सोलोमन, सो की आवाज़ आ रही है ना, तो उसमें जैसे क्या हो, कोई या तो कोई साउंड रिपीट कर रही हो या अल्फ़ाबेट रिपीट कर रहा हो, तो उसको कहते हैं एलिटरेशन। जैसे कि इसमें क्या है, स्टॉप, स्ट्रेट,
स्टर की आवाज़ आ रही है ना, फिर स्लाउचिंग है इसमें और एक है सिट। तो ये क्या है, एक स्ला की आवाज़ आ रही है ना। तो इसको हम क्या कहेंगे, हमारा स्टॉप, स्ट्रेट, स्लाउचिंग, सिट। ये शब्द जो है इसमें क्या हो रहा है, एस रिपीट हो रहा है। तो हियर्स एस साउंड इज रिपीटेड, तो एस की साउंड रिपीट हो रही है, इसलिए ये क्या है, एलिटरेशन है, विच मेक्स द लाइन म्यूजिकल। और रिपीटिशन किस लिए होता है, जिससे कि क्या हो जाए, कुछ थोड़ा सा म्यूजिकल सा हो जाए पोएम में। नेक्स्ट है रिपीटिशन। रिपीटिशन में देखो बार बार वो कहती है जब वर्ड रिपीट करे, जब कोई वर्ड रिपीट करे। अब देखो एनाफोरा में ये है कि स्टार्टिंग में करना चाहिए, रिपीटिशन में कहीं भी हो जाए, जैसे कि एमेंडा, एमेंडा ये शब्द रिपीट हो रहा है, द वर्ड एमेंडा हैज़ बीन रिपीटेड, इसलिए पोएटिक डिवाइस आपका रिपीटिशन है। नेक्स्ट आएगा हमारा व्हाट इम्प्रेशन ऑफ द स्पीकर। तो अब 3 हो गए इसके अंदर, ठीक है ना, 3 पोएटिक डिवाइस हो गए या लिटरेरी डिवाइस। अगला है व्हाट इम्प्रेशन ऑफ द स्पीकर डू यू फॉर्म फ्रॉम दिस एक्सट्रैक्ट। तो अब देखो इसी एक्सट्रैक्ट से बताना है कि क्या इंप्रेशन है किसका, स्पीकर का। तो स्पीकर कौन है, एमेंडा की मदर। तो अब इसके अंदर आप इसका आंसर बहुत अच्छा लिख सकते हो कि शी इज़ वेरी मच स्ट्रिक्ट, शी। अब देखो ये जो मैंने लिखा है ये लिख सकते हो, इसके अकॉर्डिंगली अगर आपको बहुत ईजी लैंग्वेज में लिखना है तो आप ये लिख सकते हो, शी इज़ टू मच केयरिंग, शी इज़ वरिड अबाउट हर डॉटर्स फिजिक, सो शी स्कोल्ड्स हर, बट शी इज़ स्ट्रिक्ट। इसका क्या है, एंड शी इज़ क्वाइट स्ट्रिक्ट, शी शोज़ हर ऑथोरेटिव बिहेवियर, वो अपना ऑथोरेटिव बिहेवियर दिखाती है, कि ऑर्डरली बिहेवियर दिखाती है ना। ऐसे आसानी से आप ये लाइन्स लिख सकते हो। अब जो मैंने लिखा है उसको आप ये भी लिख सकते हो, द स्पीकर इज़ अमेंडास मदर, शी इज़ अ स्ट्रिक्ट मदर who wants her daughter to develop into a well brought up girl and rebukes her what is wrong in her। मतलब स्ट्रिक्ट मदर है जो चाहती है कि उसकी डॉटर में वो अच्छी तरह वेल ब्रॉट अप हो, मतलब जैसे कि बिल्कुल उसकी फिजिक ठीक हो, हेल्दी हो, एंड रिब्यूक्स हर, और उसको गुस्सा करती है व्हाट इज़ रॉन्ग इन हर। तो अगर कोई बात उसको गलत दिखती है तो वो उसके लिए उसको गुस्सा करती है। नेक्स्ट है द रिपीटिशन ऑफ अमेंडा एट द एंड ऑफ ईच लाइन इन द एक्सट्रैक्ट शोज दैट द स्पीकर्स ऑथोरिटेटिव एप्टीट्यूड। ऑथोरिटेटिव एटीट्यूड का मतलब वही कमांडिंग वाला। अब उसके बाद है हंच। हंच जो होता है ऐसे कंधों को इस तरह से ऐसे करके बैठ जाना, ठीक है ना। नेक्स्ट है फोर्थ ऑप्शन कौन सा होगी इसकी, फोर्थ। नेक्स्ट है देयर इज अ लैंग्वेज इमराल्ड सी विद अ सोल इनहैबिटेंट इज मी। तो लैंग्वेज का मतलब कि काम, बड़ी शांत सी क्या है, अब वो अपने आप में एमेंडा सोचती रहती है, वो तो उसकी मदर तो डांटे जा रही है मगर वो अपनी दुनिया में खो जाती है, सपनों की दुनिया में, और इमेजिन करती रहती है कि बिल्कुल काम सी हो, शांत, हरा हरा पानी हो, वेयर द सोल इनहैबिटेंट, जहाँ पे अकेली मैं, सोल का ना अकेली मैं हूँ, अ मरमेड, और क्या हूँ मैं, मरमेड की तरह हूँ, और ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, और जो कैसे ड्रिफ्ट कर रही है, ड्रिफ्टिंग मतलब वैसा होता है कि लहरों के साथ ही बस बहते रहना, अपना कुछ वो जोर नहीं लगाना, अपने आप हाथ पैर ना मत मारना, बस लहरों के साथ ही बहते जाना। ब्लिसफुली का मतलब बड़े खुशी से लहरों के साथ ऐसे ही चलते चले जाना बिना मेहनत किए, है ना। तो इसमें क्या करेंगे, द सी इज़ लैंग्वेड, जो सी लैंग्वेड होती है तो व्हेन इट इज़ काम, बड़ी शांत हो जब समुद्र। द स्पीकर्स थॉट दैट शी इज़ अ मरमेड शोज दैट। अब देखो इसमें से कैसे पहचानोगे कि, अब देखो इसमें पहली ऑप्शन है शी इज़ एज फ्री एज अ मरमेड इज़। वो क्या कर रही है, वो सोचती है कि भाई मैं एक मरमेड हूँ, तो ये दिखाता है शोज़ दैट, तो ये दिखाता है कि वो क्या फ्री है मरमेड की तरह, नहीं वो फ्री नहीं है, पर वो फ्री होना चाहती है। तो इज़ लॉस्ट इन हर वर्ल्ड ऑफ ड्रीम्स, और वो सब ये दिखाता है कि वो जो है एक सपनों की दुनिया में इस टाइम खोई हुई है, ठीक है ना, वो फ्री थोड़ी है इस टाइम, वो है क्या है, लॉस्ट इन हर वर्ल्ड ऑफ ड्रीम्स। इससे पता चलता क्या शो करता है लाइन, कि वो जो है अपने सपनों की दुनिया में खोई हुई है। नेक्स्ट है, अब ट्रू और फॉल्स बताना है। द स्पीकर्स रियल वर्ल्ड इज एज ब्लिसफुल एज दैट ऑफ द मरमेड्स। तो नहीं, उसकी तो मदर डांटती रहती है, वो कैसी है, फॉल्स हो गया ये। व्हाट काइंड ऑफ लाइफ, कैसी लाइफ डज अ स्पीकर विश टू लिव, कैसी लाइफ जीना चाहती है स्पीकर। तो स्पीकर कौन है, आपको एमेंडा है, तो वो कैसी लाइफ जीना चाहती है। अकॉर्डिंग टू दिस एक्सट्रैक्ट स्पीकर विशेस अ वेरी पीसफुल लाइफ
were all alone, she would be surrounded by a calm green sea and would glide over the sea like a mermaid. ठीक है. द वर्ड ड्रिफ्टिंग, अब ड्रिफ्टिंग क्या है, जो वर्ड है वो क्या है, उसका मतलब होता है ऐसे ही बिना कुछ किए तुम लहरों के साथ चलते जा रहे हो, तो इसके अंदर ये स्लो में आ जाता है. व्हाट इज़ द पोएट्स पर्पस ऑफ पुटिंग द लाइन्स इन ब्रैकेट्स. अब उसने ये ब्रैकेट में इसलिए डाली हैं, जितनी भी बातें एमेंडा की हैं वो सब ब्रैकेट्स में है, क्योंकि यहाँ पर एमेंडा जो है, अब अगर हम जैसे कुछ हम बोलते हैं और उसका कोई रिस्पॉन्स देता है तो वो क्या होता है, हम ऐसे ही लिखते हैं. मगर ऐसा ये शो कर रहा है कि इसमें एमेंडा जो है जवाब नहीं दे रही है अपनी मदर को, वो सिर्फ क्या कर रही है, वो कुछ और बोले जा रही है उसकी मदर, और वो जो है अपने इमेजिनेशन में अपनी दुनिया में अलग ही खोई हुई है. ठीक है ना. एंड प्लीज़ इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल. Here the poet is expressing Amanda's inner thoughts and not response to mother's instructions, as he has put the lines in bracket. ठीक है ना, उसके इनर थॉट्स हैं ये. डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमेंडा, क्या तुमने अपना काम खत्म कर लिया अमेंडा. डिड यू टाइडी योर रूम अमेंडा, कमरा साफ कर लिया क्या अमेंडा तुमने. आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज़ अमेंडा, मुझे लगता है मैंने तुम्हें कहा था कि तुम अपने जूते साफ कर लो. तो ये सब बातें क्या दिखाती हैं कि उसकी जो मदर है क्वाइट क्या है, गुस्सा कर रही हैं, उसको ऑथोरिटेटिव बिहेवियर है उनका. ठीक है ना. तो आप देखो, इट इज़ क्लियर दैट एनाफोरा इज़ अ पोएटिक डिवाइस. एनाफोरा इसमें देखो पता चल गया ना आपको, डिड यू है ना, अभी आया था. तो डिड यू इज़ बीइंग यूज्ड अगेन एंड अगेन. टू क्वालिटीज़ ऑफ द स्पीकर्स एटीट्यूड. तो स्पीकर कौन है यहाँ पर, फिर उसकी अमेंडा की मदर है, तो क्या है वो, एक तो केयरिंग तो है कि भाई वो कहते हैं कि भाई तुमने क्या अपना होमवर्क कर लिया, तो उसका केयर करती हैं कि भाई होमवर्क करा कि नहीं करा बच्चे ने. और दूसरे नंबर पे कैसी है वो, इनक्यूजिटिव है, मतलब इंक्वायरी करने वाली, उसे बार बार कोई बात को क्वेश्चन पूछते रहना किसी को बार बार, तो इनक्यूजिटिव. तो ऑप्शन 1 एंड 4. नेक्स्ट है द स्पीकर गिव्स द इम्प्रेशन दैट अमेंडा इज़ अ केयरलेस गर्ल. इससे पता चलता है कि वो केयरलेस है, मतलब ये नहीं है कि भाई बहुत, अगर अच्छे केयरफुल बच्चे तो अपना होमवर्क कर लेते हैं, तो इससे पता चलता है कि हर बात के लिए उसको पूछ रही है, ये कर लिया नहीं कर लिया, तो केयरलेस गर्ल. द मीनिंग ऑफ द लाइन आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज़. तो अरे मुझे लगता है मैंने तो तुमसे कहा था जूते साफ कर लेना. एक तरीका क्या ही सटायर है कि भाई कहा था और तुमने किया नहीं. आई डोंट थिंक यू हैव क्लीन योर शूज़ इन स्पाइट ऑफ माई टेलिंग यू टू डू सो. तो इसका मतलब ये हुआ कि वो उस कह रही है इस तरह से कि मैंने तो सोचा था, मैं सोचती हूँ कि मैंने तो कहा था तुम्हें कि तुम जूते साफ कर लेना, पर तुमने फिर भी नहीं किए मेरे कहने के बावजूद भी. आगे देखो, कमेंट ऑन द, अब कमेंट करना है ऑन द स्पीकर्स टोन. तो टोन को तो बहुत इंपॉर्टेंट है. देखो इसमें जो टोन है, इन द फर्स्ट 2 लाइन स्पीकर्स टोन इज दैट ऑफ एन इंक्वायरिंग. अब इंक्वायरी करिए, तुमने ये करा, डिड यू करके क्वेश्चन है, तो इंक्वायरी कर रही है. एंड आफ्टर दैट एंड इन द लास्ट लाइन्स हर टोन इज दैट ऑफ स्कोल्डिंग. और बाद में उसको गुस्सा करती है कि मैंने तो सोचा तुमने शूज़ पॉलिश कर लिए होंगे, शायद मैंने ये कहा था ऐसे करके, है ना. तो एंड तो हम क्या लिखेंगे, इन द फर्स्ट 2 लाइन्स स्पीकर्स टोन इज दैट ऑफ इंक्वायरिंग एंड इन द लास्ट लाइन्स हर टोन इज दैट ऑफ स्कोल्डिंग. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफिकल्ट टू इन्फर. तो ये नहीं हम इन्फर और सकते, इन्फर कर सकते हैं. अमेंडा हैज डिसाइडेड नॉट टू पे एनी हीड टू द स्पीकर्स वर्ड. ठीक है ना, ये बात नहीं कर सकते हैं. नेक्स्ट है डोंट ईट दैट चॉकलेट अमेंडा, रिमेंबर योर एक्ने अमेंडा, विल यू प्लीज़ लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमेंडा. अब देखो वो कह रही है कि चॉकलेट मत खाओ अमेंडा, तुम्हें क्या हो जाएगा, नहीं तो तुम्हें याद होगा तुम्हें से क्या खाने से क्या हो जाता है, एक्ने हो जाता है. ठीक है ना. और तुम क्या, जब वो देखो इग्नोर कर रही है अमेंडा उसको, तो वो उसकी तरफ देख ही नहीं रही है अपनी मदर की तरफ. तो वो कह रही है कि तुम, उसे और भी गुस्सा आया था कि भाई मेरी तरफ देख के मैं बोल रही हूँ, ये मेरी बात को इग्नोर कर रही है और मेरी तरफ देख ही नहीं रही है. तो जो भी होगा, कोई नेचुरल है, वो गुस्से में और बोलेगा और गुस्सा आ जाएगा उसको, है ना. तो देखो द स्पीकर्स टोन सजेस्ट दैट शी फॉरबिड्स अमेंडा टू ईट चॉकलेट. तो अमेंडा को फॉरबिड कर रही है ना कि भाई चॉकलेट नहीं खानी तुमने, क्योंकि तुम्हें क्या हो जाएगा, एक्ने हो जाएगा. अमेंडा ईट्स चॉकलेट, अगर अमेंडा चॉकलेट खाएगी तो उसका क्या इफेक्ट होगा, अमेंडा में हैव एक्ने, तो उसको एक्ने हो सकता है. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंप्लीट, जो ये सेंटेंस को कंप्लीट नहीं करता, तो वो क्या है, द स्पीकर डज नॉट लाइक द वे अमेंडा लुक्स एट हर वाइल बींग स्पोकन टू. अमेंडा लुक्स एट हर, अमेंडा तो उसकी तरफ देखती ही नहीं, तो लुक्स एट हर कैसे बोलोगे ना.
तो ये वाली लाइन नहीं आएगी ना, तो लुक्स एट हर, वो उसको देखती ही नहीं है, उल्टा वो तो इधर उधर देखती रहती है, वो अपनी मदर की तरफ नहीं देखती। तो ये आ जाएगी ना माई लाइन, लुक्स एट हर वाइल बीइंग स्पोकन टू। जो देख ही नहीं रही उसकी तरफ, तो फिर कैसे कह सकते हो आप लुक्स एट हर, है ना। नेक्स्ट है कमेंट ऑन द स्पीकर्स टोन। हम जो स्पीकर की जो टोन है वो कैसी है, द टोन ऑफ द स्पीकर इज़ ऑथोरिटेटिव। एक वर्ड देना हो तो आप कह सकते हो उसकी टोन कैसी है, ऑथोरिटेटिव है। हर मदर forbids her to eat chocolate and scolds her for not looking into her eyes when she was scolding her. नेक्स्ट है व्हाट काइंड ऑफ पेरेंटिंग। अब पेरेंटिंग मतलब कैसी पेरेंटिंग करी है, पेरेंटिंग मतलब कैसे उसके माँ बाप उसको पाल रहे हैं। तो अमेंडा इज़ अ विक्टिम ऑफ ओवर पेरेंटिंग। अमेंडा क्या है, विक्टिम है किसकी, ओवर पेरेंटिंग की। ओवर पेरेंटिंग का मतलब हर बात में पेरेंट्स क्या कर रहे हैं उसको, मतलब बार बार कह रहे हैं ये मत करो वो मत करो, क्योंकि वो चाहते हैं कि उसको आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना आए, तो उसको कहते हैं ओवर पेरेंटिंग। मगर इसमें क्या हो जाता है कि बोलने की जो सेंस है वो क्या है, बहुत ज़्यादा ऑथोरिटेटिव हो गई, ठीक है ना। तो अमेंडा इज़ अ विक्टिम ऑफ ओवर पेरेंटिंग वेयर हर मदर इज़ टू मच इन्वॉल्व इन अ डिज़ायर टू शील्ड का मतलब है टू कवर करने के लिए, बचाने के लिए उसको, हर फ्रॉम डिफ़िकल्ट सिचुएशंस, कि कोई मुश्किलों का सामना ना करने पड़े उसको, और हेल्प और सक्सीड, और वो सक्सेसफुल हो जाए, ठीक है ना। अमेंडा फील्स रिस्ट्रिक्टेड, मगर उसको ऐसा लगता है कि हर टाइम डांट रहे हैं, तो उसको फील होता है रिस्ट्रिक्टेड। शी टर्न्स डिफाइंड, वो जो हर बात को मना करने वाले होते हैं नकारात्मक हो जाते हैं। शी टर्न्स डिफाइंड एंड स्टॉप्स लिसनिंग टू हर मदर, और फिर वो अपनी मदर की बात ही सुनना बंद कर देती है। तो विच इज़ द बेस्ट थिंग टू डू फॉर अ चाइल्ड, शी शुड सीक हेल्प फ्रॉम समवन मैच्योर, कंपैशनेट एंड ट्रस्टवर्दी। अगर किसी बच्चे से ऐसी प्रॉब्लम हो जाए ओवर पेरेंटिंग वाली और उसको पसंद नहीं आ रही है, तो उसको किसी मैच्योर बंदे से सलाह लेनी चाहिए कि भी कैसे करना चाहिए, है ना। द एक्सट्रैक्ट प्रेजेंट्स अमेंडा स्टबबॉर्न कर, इससे पता चलता है थोड़ी सी वो कैसी है, स्टबबॉर्न का मतलब जिद्दी है। I am Rapunzel, I have not a cure. Life in a tower is tranquil and rare. I will certainly never let down my bright hair. अब देखो ये क्या है, एक कहानी है, फेरी टेल है, जिसके अंदर की जो है रेपुंजल एक राजकुमारी होती है, जिसको एक विच जो है टावर में बंद कर देता है ऊपर, और वो जो बेचारी ऊपर से खड़ी है, अब उसको, वो बहुत ऊंचा टावर है जिस पे वो खड़ी है, और क्या होता है कि वो वहाँ पर कैद में है। अब देखो इसको लग रहा है कि वो जो टावर है बिल्कुल सुनसान जगह है, वहाँ पर कोई नहीं है, अमेंडा को लगता है, और पीस है, शांति है, वहाँ तो उसको कोई डिस्टर्ब करने वाला भी नहीं है, उसको ऐसे फील होता है। तो उसको लगता है कि मैं भी क्या हूँ, रेपुंजल की तरह बन जाऊँ, मतलब मगर क्या है कि मैं रेपुंजल तो बन जाऊँ। जो रेपुंजल थी वो अपने लंबे लंबे बाल नीचे लटका देती है, और फिर उसका जो उन बालों के सहारे पकड़ के राजकुमार उसको बचा लेता है। मगर वो कहती है कि मैं इतनी पागल नहीं हूँ, मैं तो इतनी शांत टावर में से, इतनी शांत वाली जगह में से जहाँ कोई टोकने रोकने वाला ना हो, वहाँ से जो है अपने बाल लटका दूँ कि फिर मुझे कोई डिस्टर्ब करने आ जाए। तो मैं वैसा नहीं करूँगी कि मैं अपने बाल लटका दूँगी और मुझे कोई आके उस शांति में से बाहर निकाल दे, है ना। तो अमेंडा आइडियलाइजेस द लाइफ ऑफ रेपुंजल। अब उसको उसकी लाइफ अच्छी लगती है, आइडियलाइज करती है, क्यों, बिकॉज शी फील्स दैट रेपुंजल वॉज एन्जॉइंग अ लाइफ ऑफ पीस एंड फ्रीडम। उसको लगा आज़ादी की ज़िंदगी है, शांति की ज़िंदगी है उसकी, रेपुंजल की। द एक्सट्रैक्ट हैज़ अ रेफरेंस टू अ फेरी टेल। तो ये क्या है, फेरी टेल है, परियों की कहानी है। कमेंट ऑन द यूज़ ऑफ द लिटरेरी डिवाइस। तो एल्यूजन है इसमें, एल्यूजन इज़ अ लिटरेरी डिवाइस। अब एल्यूजन क्या होता है, जब हम कुछ इमेजिनेशन करते हैं किसी चीज़ के साथ, हम क्या करते हैं, किसी चीज़ की रेफरेंस देते हुए बात करते हैं, और जो रेफरेंस होती है कोई पुरानी कथाएँ, कोई हिस्ट्री, ऐसी कोई रेफरेंस दी जाए तो उसको कहते हैं एल्यूजन। तो एल्यूजन इज़ अ लिटरेरी डिवाइस इन विच रेफरेंस इज मेड टू अ हिस्टोरिकल मिथ और अ पर्सन। हियर अमेंडा मेक्स अ रेफरेंस टू रेपुंजल। अब उसने रेफरेंस करी है किसको, रेपुंजल को, तो अ करेक्टर ऑफ फेरी टेल, इसलिए यहाँ पर क्या है, एल्यूजन है। फॉर अमेंडा लाइफ इन अ टावर विल बी फुल ऑफ, कैसी होगी लाइफ इन अ टावर, विल बी फुल ऑफ फ्रीडम एंड पीस। विच आर द फॉलोइंग बेस्ट पैराफ्रेजेस। तो क्या है, आई एम नॉट गोइंग टू लेट एनी वन इंटरफेयर इन माई लाइफ। वो कहे मैं बाल नहीं लटकाऊंगी, क्योंकि भाई मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई भी मेरी ज़िंदगी में आए और इंटरफेयर करे। हाउ डू यू एक्सप्लेन द यूज़ ऑफ ब्रैकेट्स। अब ब्रैकेट्स तो देखो वही बात आ गई फिर, द पोएट हैज़ यूज्ड ब्रैकेट्स एज ही विशेस टू कन्वे टू द रीडर दैट दे आर अमेंडाज थाट्स। वो अमेंडा के थाट्स हैं, एंड इमेजिनेशन है,
विच आर नॉट एक्सप्रेस्ड वोकली, वो जो अपने दिमाग में ही चल रहा है उसके सब कुछ बोल नहीं रही है वो, जैसे उसकी मदर बोल रही है। एंड डिस्टिंग्विश दैम, और उन मतलब उसके जो दिमाग में इमेजिनेशन चल रही है उसको अलग करने के लिए पोएट ने क्या यूज़ किया है, ब्रैकेट्स का इस्तेमाल किया है। फ्रॉम मदर्स वर्ड्स एंड डिस्टिंग्विश दैम फ्रॉम मदर्स वर्ड, उसने किसका इस्तेमाल किया है, ही हैज़ यूज द ब्रैकेट्स हैव बीन यूज्ड, या द पोएट हैज़ यूज्ड ब्रैकेट्स इन दीज lines. So thank you for watching my video. Any problem you can ask me in the comment box.